हेलो फ्रेंड्स। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान का एक और क्वेश्चन जो हमारे बीएड एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है और उसकी विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम आज शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान हम पढ़ रहे हैं ये किस किस क्षेत्र में उपयोगी है और हमें इसको क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का विस्तार क्षेत्र बालक के जन्म से पूर्व गर्भावस्था से शुरू होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। क्या बोल रहा है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान का विस्तार क्षेत्र है ना, वो बालक के जन्म से पूर्व की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि ये आत्मा का अध्ययन है ना। हमने उसके अर्थ में ही जाना था कि ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा जो है वो परिवर्तन लाने के लिए, और जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का अध्ययन है ना। तो इसलिए जन्म से पूर्व गर्भावस्था से शुरू होकर जीवन के पर्यंत तक, यानी कि पूरे जीवन तक चलता है। यही कारण है कि इसके क्षेत्र की सीमा तय करना मुश्किल भरा है। अनेक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा मनोविज्ञान की विशेष सामग्री के रूप में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अब कई सारे शिक्षा शास्त्री जिन्होंने क्या किया, अपने विचार प्रस्तुत किए शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। उसमें पहले जो हमारे शिक्षा शास्त्री वो है हमारे जो शिक्षा शास्त्री स्किनर है ना। उनके अनुसार हम देखते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उन्होंने उसके बारे में क्या कहा है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान तथा प्रविधियां सम्मिलित है जो सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल बनाने में मददगार होती है। हाँ, सही बात है, क्योंकि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या है, जितने भी हमारी ज्ञान है, प्रविधियां हैं, उसमें सारी चीज़ें क्या सम्मिलित है, जो हमारे सीखने की प्रक्रिया को और अधिक क्या बनाती है, सरल बनाती है और मददगार बनाती है। उसी प्रकार से एक और हमारे शिक्षा शास्त्री हैं डगलस और हॉलैंड। उनके विचार क्या हैं? उन्होंने कहा है कि शैक्षिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति की प्रकृति, मानव जीवन एवं व्यवहार को शिक्षा मनोविज्ञान के विशेष क्षेत्र में शामिल किया गया है। और वहीं क्रो ने भी क्या कहा है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान की विशेष सामग्री में सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं को शामिल किया गया है। क्रो ने क्या कहा है, जो शिक्षा मनोविज्ञान में विषय की सामग्री में सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं को शामिल किया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारे शिक्षा शास्त्री थे उनके क्या विचार थे, है ना। यानी सभी ने क्या क्या सीखने के ऊपर जोर दिया है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है उसका क्षेत्र, जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है उसने किन किन क्षेत्रों में कार्य किया है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे पहला है विकास एवं वंशानुक्रम के क्षेत्र में। अब विकास एवं वंशानुक्रम के क्षेत्र में जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसने क्या किया है वो हम जानते हैं। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो बालक की अभिवृद्धि एवं विकास का अध्ययन करती है। अभिवृद्धि एवं विकास की प्रक्रियाएं बालक के गर्भाधान के समय ही शुरू हो जाती है। गर्भाधान यानी कि जब भी जो बोलते हैं ना स्टार्टिंग में जब पता चलता है कि हाँ कोई गर्भ धारण करने वाला है, उस समय की जो अवस्था होती है उसको गर्भाधान बोलते हैं। जो क्या उसके शुरू हो जाती है और कब तक चलती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। मानव का विकास शैशवावस्था, बाल्यावस्था व किशोरावस्था से होकर गुजरता है, अतः उसके व्यवहार पर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम भी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, अतः शिक्षा मनोविज्ञान विकास प्रक्रिया, विकास के विभिन्न चरण एवं विकास पर वातावरण तथा वंशानुक्रम के प्रभाव का अध्ययन करता है। तो ये तो बहुत ही आसान था, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये विकास में वंशानुक्रम की बात कर रहा है, जो गर्भाधान से शुरू होकर कब तक की बात कर रहा है, जीवन पर्यंत तक चलने की बात कर रहा है। और शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से होकर हमारा जो जीवन है गुजरता है ना। तो उसके व्यवहार में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संवेगात्मक विकास पर सबका पे क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो इसी उन सभी अवस्थाओं का क्या करता है, अध्ययन करता है कौन, शिक्षा मनोविज्ञान। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में।
शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन किस प्रकार से करता है? शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य है बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना। व्यवहार में यह बदलाव की ही अधिगम कहलाता है। शिक्षा की प्रक्रिया शिक्षण, अधिगम तथा अनुभवों के द्वारा संपन्न होती है। शिक्षा की प्रक्रिया कैसे कब संपन्न होती है? शिक्षण की प्रक्रिया शिक्षण, अधिगम तथा अनुभवों के द्वारा संपन्न होती है। शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम की अवधारणा, आधार, प्रकृति एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के क्षेत्र में, यानी कि जो किसी भी बालक का व्यक्तित्व है वो शिक्षा मनोविज्ञान कैसे निखारता है। व्यक्तित्व मानव के गुणों, लक्षणों, विशेषताओं एवं क्षमताओं की एक संगठित इकाई है। बालक का व्यक्तित्व उसकी मानसिक क्रियाओं तथा सामाजिक व्यवहार पर भी निर्भर करता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले भौतिक तथा अभौतिक वातावरण व सामाजिक योग्यता, मानसिक योग्यता का अध्ययन करता है। इसके अलावा बालक की रुचियों, कल्पनाओं, संवेदनाओं और उसके सामाजिक व्यवहार को भी इसमें शामिल किया जाता है। यानी कि व्यक्तित्व से जुड़े जितने भी गुण हैं, लक्षण हैं, विशेषता है, क्षमता है, उन सब की क्या है? सबकी एक संगठित इकाई है व्यक्तित्व। उन सभी को क्या करता है? वो निखारने का काम करता है और उनको सामाजिक व्यवहार में शामिल करने का काम कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो शिक्षा मनोविज्ञान वो किस प्रकार सहयोगी है? फ्रायड के अनुसार, जो हमारे फ्रायड शिक्षा शास्त्री, उन्होंने क्या बोला है कि व्यक्ति के अचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड की अधूरी इच्छाएं उसे मानसिक रूप से विचलित कर सकती है। मानसिक क्रियाएं ही उसके व्यवहार को निरूपित करती है। समाज में उचित समायोजन व तनाव, संघर्ष तथा विभिन्न प्रकार की मानसिक रोगों से निपटने के लिए मानसिक स्वास्थ्य का संतुलित विकास होना नितांत आवश्यक है। बालक का व्यवहार उसके अचेतन मन का ही परिणाम है। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के अचेतन मन का भी अध्ययन करता है तथा इसमें यह जानने का प्रयास किया जाता है कि बालक की कौन कौन सी भावनाओं व इच्छाओं का दमन हुआ है। यानी कि मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो भी हमारे अचेतन मन में जो भी चीज़ें होती है और अगर वो हमारे मन का नहीं होता है तो हमारा मन क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है ना। यानी कि जो भी हमारे समाज में जो भी उचित समायोजन चल रहा है, तनाव चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, उन सभी मानसिक रोगों से निपटने के लिए मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित करने की बात कर रहा है कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट हम देखते हैं मापन एवं मूल्यांकन करने में। शिक्षा मनोविज्ञान के लिए मापन एवं मूल्यांकन दोनों ही आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे कि बालक की शैक्षणिक उपलब्धि, व्यवहार में परिवर्तन, अभिक्षमता आदि से जुड़ी समस्याओं का परीक्षण कर समाधान निकाला जाता है। मापन एवं मूल्यांकन से विषय की प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उसमें उचित फेरबदल भी किया जाता है। इस परीक्षणों की सहायता से बालक के शिक्षण को प्रभावशाली बनाने पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार से उपयोगी है। शिक्षा मनोविज्ञान से बालक के व्यवहार से संबंधित समस्त जानकारियां प्राप्त की जा सकती है जो उसके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आवश्यक होती है। इन सब जानकारियों को एक क्रमबद्ध तरीके से जोड़कर शिक्षा मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता को शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में किस तरह से कार्य करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक बालक एक दूसरे बालक से शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक दृष्टि से क्या है? भिन्न होता है। इनकी पारस्परिक विभिन्नता को समझ बगैर इन बालकों का व्यवहार परिवर्तन संभव नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान को वैयक्तिक विभिन्नता के कारण, स्तर और प्रभाव का विस्तार से अध्ययन करके ही शिक्षण पद्धति एवं पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। यानी कि क्या बोल रहे हैं कि जो भी हमारा पाठ्यक्रम निर्माण है ना, उनको पढ़ाने की चीज़ें जो भी है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में आपकी सहायता करता है, बालकों की सहायता करता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर यदि उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से भिन्न सभी क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। अगर उनको समझ कर पाठ्य पुस्तक तैयार किया जाए
तो इस तरह से बालकों के व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन संभव हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं शिक्षण विधियाँ। जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षण की अनुसंधान विधियों के चयन के लिए आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान ने बदलते समय के साथ साथ कई नवीन मनोवैज्ञानिक पद्धतियों को भी जन्म दिया है, जो व्यक्ति के परिवर्तनशील व्यवहार का सूक्ष्म व सटीक अध्ययन करती है। मानसिक एवं सामाजिक व्यवहार के प्रभावशाली परिणाम जानने के लिए उचित शिक्षण विधियों का चुनाव शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा ही संभव है। विशिष्ट बालक की पहचान में प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, शारीरिक दोष व मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को विशिष्ट बालक की संज्ञा दी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान ऐसे बालकों का अलग से विवेचन करता है। इन बालकों में सामान्य बालकों की अपेक्षा कुछ समानताएं एवं असमानताएं पाई जाती है। ऐसे बालक मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक तथा शारीरिक रूप से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान ऐसे बालकों के लिए उपयुक्त विधि का चुनाव करके सावधानी से अध्ययन करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अनुसंधान में। अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बाल व्यवहार एवं शिक्षण से संबंधित विभिन्न समस्याओं का गहन अध्ययन कर उनका समाधान प्रस्तुत करना, ताकि इस क्षेत्र में गुणात्मक सुधार किया जा सके। प्रामाणिक एवं विश्वसनीय निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान उचित विधियों के चुनाव में मदद करता है। अब हम सबसे लास्ट देखते हैं कौन सा, निर्देशन एवं परामर्श। कि निर्देशन एवं परामर्श के क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार से उपयोगी है। निर्देशन एवं परामर्श से बालकों को विभिन्न परिस्थितियों में सामंजस्य करना बताया जाता है। मनोविज्ञान की इन दोनों शब्दावलियों ने व्यक्ति के भावी जीवन को सुखमय बनाने में विशेष योगदान दिया है। शिक्षा मनोविज्ञान निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकताओं, कार्यक्रम व उससे संबंधित प्रश्नावलियों का उल्लेख करता है। इस प्रकार से हमने देखा कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो बालकों के अध्ययन के लिए किस प्रकार से आवश्यक है ना, और ये किन किन क्षेत्रों में कार्यरत है। और इसके पहले वाले हमने वीडियो में देखा था कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, और इस वाले वीडियो में हम उसके क्षेत्रों के बारे में जान रहे हैं। धन्यवाद।